Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, Government College, पैरोड। विद्यार्थियों, आप सभी का बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर के अंतर्गत इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूएनओ के ऑर्गन्स के बारे में समझ रहे हैं। पूर्व के वीडियोस में हमने 3 ऑर्गन्स की बात करी। आज के वीडियो में हम 4th ऑर्गन को लेंगे, द टचशिप काउंसिल, जिसे हम न्यास परिषद कहते हैं। न्यास परिषद ये भी यूएनओ के एक अंग है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का 8वां अध्याय न्यास परिषद के संबंध में बताता है। अतः चार्टर के अनुच्छेद 75 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत न्यास परिषदों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्यास व्यवस्था स्थापित करेगा, जो समझौते द्वारा ही संपादित होगी। अतः सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये टचशिप काउंसिल है, इसका उद्भव कैसे हुआ, किस तरह से इसका ओरिजिन हुआ और किस तरह से ये यूएनओ में अपना कार्य करती है। इसका ब्रीफली अपन इसके अंतर्गत देखेंगे कि यूरोपीय उपनिवेशीय राष्ट्रों ने 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विशाल भूखंडों पर अपना क्रूरतम शासन स्थापित कर रखा था। इन पराधीन क्षेत्रों के लोगों के साथ तरह तरह से अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता था। अतः 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इन पराधीन प्रदेशों के लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और स्वशासन की प्राप्ति के लिए मुक्ति आंदोलन शुरू किया। वर्साई संधि के पश्चात इस धारणा में परिवर्तन हुआ कि उपनिवेश केवल साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी शक्तियों के हित के लिए ही विद्यमान है। अतः सिद्धांत रूप में कहा जाने लगा कि उपनिवेशों को अनंतः स्वशासन प्रदान किया जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीय संघ की मैंडेट पद्धति में यह सिद्धांत अंतर्निहित था। मैंडेट पद्धति को हम आगे और समझेंगे। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल ही रहा था, तभी मित्र राष्ट्रों ने आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उद्घोष किया था। और ये सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक और पश्चिमी यूरोप के अधिकांश एशियाई उपनिवेशों पर जापान ने अधिकार कर लिया और उनके पूर्वी एशियाई एवं प्रशांत सागर के क्षेत्र में विजय प्राप्त कर ली थी, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका अत्यंत चिंतित हो गया। तो दूसरी ओर एशिया के अधिकांश पराधीन भूखंडों के लोग जागृत हो चुके थे और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका के इन पराधीन राष्ट्रों की स्वाधीनता का आश्वासन देना अत्यावश्यक हो गया था। अनंतः अमेरिका इस विचार पर दृढ़ हो गया था कि उपनिवेश का या उपनिवेशवाद का युग अब समाप्त हो चुका है। अतः राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने पराधीन लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया और ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल साम्राज्यवाद का संग फूंकते रहे। अतः उपनिवेशवाद उन्मूलन के मार्ग पर अमेरिका पीछे नहीं हटा और जब संयुक्त राष्ट्र चार्टर का प्रारूप तैयार हो चुका था। इस तरह से इसके बैकग्राउंड के बारे में हमने देखा। उसके अंतर्गत ही हम बताएंगे कि अनुच्छेद 12 में कहा गया था कि ऐसे पराधीन राष्ट्रों में जहाँ के लोग अभी पूरी तरह स्वशासन प्राप्त नहीं कर सके हैं, अतः न्यास पद्धति का सिद्धांत लागू किया जाएगा और जिसके अंतर्गत स्थानीय लोगों के हितों को सर्वोपरि मानकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण में रखा जाएगा। अतः इस पद्धति का अंतिम उद्देश्य यह होगा कि इन पराधीन क्षेत्रों के लोग राजनीतिक परिपक्वता प्राप्त कर सकेंगे और आगे चलकर अपने अपने क्षेत्रों का शासनभार स्वयं ग्रहण करेंगे। इस तरह से न्याय सिद्धांत का जो उद्भव हुआ, उसका किस तरह से उसका विकास हुआ या किस तरह से उसके का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसके अंतर्गत रहा है। तत्पश्चात हम देखेंगे न्यास परिषद के उद्देश्य।
चार्टर के अनुसार न्यास परिषद के 4 उद्देश्य बताए गए हैं। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। नंबर 2, लोगों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी उन्नति में सहयोग देना। एंड थर्डली, जाति, लिंग, भाषा और धर्म का भेदभाव किए बिना सबके लिए मानवीय अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं की प्रति आस्था बढ़ाना। फोर्थली, सामाजिक, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधी मामलों में संयुक्त राष्ट्र के सब सदस्यों के और उनके नागरिकों के प्रति समानता के व्यवहार का विश्वास दिलाना, जो कि धारा 76 के अंतर्गत इसको कहा गया है। तत्पश्चात हम देखेंगे कि न्यास पद्धति का इतिहास क्या रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर न्यास पद्धति को ग्रहण किया और उनके संचालन के लिए एक न्यास समिति का निर्माण किया गया। मैंडेट की भांति ही न्यास की व्यवस्था भी विभिन्न शक्तियों में समझौते का परिणाम थी। अतः न्यास पद्धति का मूल सिद्धांत यह है कि इस समय कुछ पिछड़े हुए, अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी इस योग्य नहीं है कि वे अपने देश का शासन स्वयं कर सके और अपने भाग्य विधाता बन सके। अतः इन्हें दूसरे विकसित और उन्नत देशों की सहायता अपेक्षित थी। अतः सभ्य देशों का यह दायित्व है कि उनके विकास में पूरी सहायता दें और जब तक ये अपना शासन करने में समर्थ नहीं हो जाते तब तक इनकी और इनके हितों की देखभाल इन्हें न्यास या टच समझते हुए करे और इनका अपने स्वार्थों के लिए शोषण ना करे। अतः इन शक्तियों द्वारा यह कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के नियंत्रण में होना चाहिए। अतः राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था केवल जर्मनी, टर्की आदि के साम्राज्यवाद से पीड़ित हुए देशों के लिए थी, किंतु संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यास परिषद का क्षेत्र उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद द्वारा पराधीन बनाए गए सभी राष्ट्रों के लिए थी। इस तरह से न्यास पद्धति का ये इतिहास रहा है। और अब हम न्यास पद्धति के अगर प्रदेशों की बात करते हैं तो चार्टर में न्यास पद्धति में आने वाले 2 प्रकार के पराधीन प्रदेशों का वर्णन किया गया है। नंबर 1 के अंतर्गत ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड आदि पश्चिमी देशों के वंशवंती और उनके साम्राज्यों के विविध प्रदेश हैं। इन्हें स्वशासन न करने वाले देश भी कहा जाता है। इनके संबंध में चार्टर में केवल सामान्य सिद्धांतों का ही वर्णन किया गया है और इन पर शासन करने वाली शक्तियों पर संघ का इसके अतिरिक्त कोई नियंत्रण नहीं है। इनके संबंध में जो कुछ सूचनाएं संघ को जो भी सूचनाएं हैं वे संघ को दी जाती है। नंबर 2, न्यास प्रदेश ये 3 प्रकार के हैं। मैंडेट के अधीन प्रदेश, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप शत्रु राज्यों से छीने गए प्रदेश और अपनी इच्छा से महाशक्तियों द्वारा संघ को सौंपे जाने वाले प्रदेश। इस तरह से न्यास पद्धति में कुछ प्रदेशों का विभाजन किया गया। इसी के अंतर्गत न्यास परिषद के संगठन की बात करें तो न्यास परिषद का संगठन निम्न प्रकार से होता है, जिसके अंतर्गत जिन राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा गया है वो ऐसे राज्य हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन हैं। और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य जिनके शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं है ऐसे राज्य हैं चाइना, फ्रांस, सोवियत संघ आदि। दूसरे सदस्य जिनमें न्यायिक प्रदेशों के शासन प्रबंध चलाने वाले या न चलाने वालों के बीच समान विभाजन के लिए ही प्राप्त हो, ऐसे सदस्यों का निर्वाचन महासभा द्वारा 3 वर्षों के लिए किया जाता है। अतः निर्वाचित सदस्य अपनी अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद फिर से निर्वाचित हो सकता है। इस तरह से न्यास परिषद का गठन किया गया है। तत्पश्चात हम देखेंगे न्यास परिषद के कार्य। न्यास परिषद के अंतर्गत इनके कार्यों के अंतर्गत जैसा कि पूर्व में भी बताया गया था कि न्यासीय प्रदेशों की जनता के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा शिक्षा संबंधी प्रगति के बारे में सूची तैयार करना और जिनके आधार पर शासन प्रबंध चलाने वाली संस्थाएं वार्षिक रिपोर्ट भेजती हो। सेकेंडली, इन प्रशासनिक सत्ताओं से प्राप्त रिपोर्टों की जांच और उन पर विचार करना। थर्डली, इन सत्ताओं के परामर्श से प्रार्थना पत्रों पर विचार करना और सत्ता के साथ यदा कदा नियत समय पर निरीक्षण के लिए न्यासीय प्रदेशों का दौरा भी करना शामिल है। और
न्यास परिषद में निर्णय साधारण बहुमत से होते हैं और प्रत्येक सदस्य का एक ही वोट इसके अंतर्गत होता है। अतः न्यास परिषद स्वयं ही अपने कार्यों के संचालन के नियम बनाती है, जिसमें अध्यक्ष के चुनाव का ढंग भी इसके अंतर्गत शामिल है। वर्ष में साधारणतः 2 अधिवेशन होते हैं, पहला जून के अंतिम पक्ष में और दूसरा नवंबर के उत्तरार्ध में। आवश्यकता अनुसार विशेष अधिवेशन न्यास परिषद अथवा महासभा के प्रस्ताव अथवा सुरक्षा परिषद के अधिकांश सदस्यों के अनुरोध पर बुलाया जा सकता है। इस तरह से न्यास परिषद अपने कार्यों का संचालन करती है। नाउ लास्टली वी कम टू द न्यास व्यवस्था और मैंडेट व्यवस्था की कंपैरेटिव स्टडी हम करेंगे कि न्यास व्यवस्था की तुलना राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित मैंडेट व्यवस्था से करना कितना प्रासंगिक होगा। कुछ विद्वानों का मत है कि संयुक्त राष्ट्र की न्यास व्यवस्था राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था के समान एक चमकीला धोखा है। अतः इनकी कंपैरेटिव स्टडी से पता लगता है कि इन दोनों में क्या विभिन्नताएं हैं। फर्स्टली अगर हम देखें तो न्यास प्रणाली का क्षेत्र विस्तृत है और मैंडेट प्रणाली केवल जर्मनी और टर्की से छीने गए प्रदेशों तक ही सीमित है। सेकेंडली, न्यास व्यवस्था में न्यास प्रदेशों पर शासन करने वाली शक्तियों पर मैंडेट प्रणाली की अपेक्षा अधिक कड़ा निरीक्षण है, क्योंकि मैंडेट प्रणाली में मैंडेट कमीशन को न तो मैंडेट वाले प्रदेशों में जाकर निरीक्षण करने का अधिकार था और न ही मैंडेट के संबंध में किसी प्रकार के प्रार्थना पत्रों पर विचार कर सकता था, जबकि न्यास परिषद में परिषद आवेदन पत्र सुन सकती है और अपने निरीक्षक मंडल को भेज सकती है। थर्डली, हम देखते हैं कि मैंडेट प्रणाली विभिन्न प्रदेशों को अपने साम्राज्य में सीधा सम्मिलित करने का आवरण मात्र थी, जबकि न्यास पद्धति में स्वशासन का सुस्पष्ट विचार है और शासन करने वाले देशों का यह दायित्व बताया गया है कि वह अपने प्रदेशों को स्वशासन और स्वतंत्रता के लिए समर्थ तथा योग्य बनाए। फोर्थली, मैंडेट व्यवस्था के अंतर्गत मैंडेटों की समस्या मुख्य रूप से स्थायी मैंडेट आयोग का क्षेत्र समझी जाती है, परंतु न्यास व्यवस्था के अंतर्गत न्यास परिषद के अतिरिक्त महासभा और सुरक्षा परिषद भी पराधीन देशों की समस्या में दिलचस्पी लेती है और महासभा में एशिया अफ्रीका के राज्यों का बहुमत है। अतः यह औपनिवेशिक शक्तियों की तीव्र आलोचक है तथा न्यास वाले प्रदेशों के हित चिंतन और कल्याण के लिए बहुत व्यग्र रहती है। फिफ्थली, देखते हैं कि न्यास परिषद की रचना और संगठन स्थायी मैंडेट कमीशन की अपेक्षा अधिक संतुलित, स्वतंत्र और सुसंगठित है, जबकि मैंडेट कमीशन में केवल विशेषज्ञ होते हैं, जबकि न्यास परिषद में न केवल प्रशासन करने वाले देश हैं, इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य इनकी संख्या के आधार पर महासभा से ही चुने जाने वाले सदस्य भी है। इससे इस परिषद में केवल शक्तियों की प्रधानता नहीं रहती, किंतु दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व होने से संतुलन बना रहता है। इस तरह से हम देखते हैं कि न्यास व्यवस्था और मैंडेट व्यवस्था में क्या अंतर है। लास्टली वी से अबाउट न्यास परिषद के मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो न्यास परिषद को अपने उद्देश्यों में अपूर्व सफलता मिली है और न्यास पद्धति की सतत प्रगति आधुनिक विश्व में राजनीतिक नैतिकता के उच्च बिंदु का भी प्रतिनिधित्व करती है। इस संबंध में प्लेनो और रिंग्स ने कहा है कि अपनी सफलताओं के कारण ही न्यास परिषद को विलोपन का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह से परिषद की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अधिकांश न्यास प्रदेश 15-20 वर्षों की अल्प अवधि में ही स्वतंत्र हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल 1957 में ब्रिटिश टोगोलैंड और सन 1960 में फ्रेंच कमरून। इस तरह से 1 नवंबर 1994 में सुरक्षा परिषद ने 11 न्यासित क्षेत्रों में से अंतिम क्षेत्र के साथ न्यासता संबंधी समझौते को समाप्त कर दिया, जिसके अंतर्गत अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशासनिक द्वीप को न्यासिता क्षेत्र से अलग होना पड़ा। अतः पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही न्यास परिषद का कार्य लगभग समाप्त सा हो गया। इस तरह से हम देखते हैं
कि यूएनओ के अंतर्गत न्यास परिषद किस तरह से शुरू हुई और किस तरह से अपने कार्यों को करते करते न्यास परिषद के मूल्यांकन में हमने इसके एवोल्यूशन के बारे में बात की कि किस तरह से इन्होंने यूएनओ में अपना रोल अदा किया। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट एस्पेक्ट को लेंगे। धन्यवाद।